जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्स्ट्रा जीनोम के इनहेरिटेंस के हवाले से हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम तीसरी टाइप स्टडी करेंगे जो है माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स इन यीस्ट। ठीक है, थर्ड इसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो यीस्ट के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जीन्स हैं और उसके हवाले से हमने यीस्ट जो कॉमनली बेकर्स यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस क्रेविसाई, उसके अंदर जो थे 3 काइंड्स ऑफ म्यूटेंट्स जो थे वो पर्टिकुलरली एक था पिटाइट, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और एक MIT प्लस म्यूटेंट्स। ये 3 म्यूटेंट जो थे वो स्टडी किए थे बोरिस एफ्रोसाई ने 1940s में और उसके कुलीग्स ने मिलके। ठीक है, फर्स्ट डिस्क्राइब सम क्यूरियस म्यूटेंट इन यीस्ट। ठीक है, ये 3 किस्म के म्यूटेंट जो थे इस साइंटिस्ट ने उसको डिस्क्राइब किया था। द वाइल्ड टाइप सेल्स ऑफ यीस्ट फॉर्म रिलेटिवली लार्ज कॉलोनीज ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिडिफाइड कल्चर मीडियम। जो वाइल्ड टाइप है इस यीस्ट का वो कल्चरल मीडियम के ऊपर जो था लार्ज कॉलोनीज प्रोड्यूस करता था। ठीक है, ये उसकी वो थी करेक्टरिस्टिक्स थी। अमंग दीज लार्ज ग्रैंडी और ग्रैंडी मतलब इसको लार्जर या ग्रैंडी की जो कॉलोनीज थी, एन ओकेजनल स्मॉल और पिटाइट कॉलोनी इज़ फाउंड। तो उसने जो देखा कि उसके जो पेट्री डिश के ऊपर उसने इस को ग्रो किया था यीस्ट को, तो ग्रैंडी तो उसको नज़र आ गए थे, लेकिन ग्रैंडी ओकेजनली कुछ स्मॉल छोटे पिटाइट, जिसको हम पिटाइट उसका नाम दिया कॉलोनी को, तो पिटाइट कॉलोनीज़ भी कुछ उसमें प्रोड्यूस हुए। व्हेन आइसोलेटेड द पिटाइट म्यूटेंट प्रूव टू बी ऑफ 3 टाइप्स। जब उसने इसको आइसोलेट किया, ये पिटाइट म्यूटेंट को उस पेट्री डिश से उसने निकाला और उसको एनालाइज किया, तो उसने 3 टाइप्स इस म्यूटेंट के निकाले ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है, मतलब उसमें उसने फिर इनकी आगे क्रॉस की इन पिटाइट म्यूटेंट्स की, और फिर उसने इससे इनहेरिटेंस पैटर्न के बेस पर उसने कहा कि पिटाइट म्यूटेंट की 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशनल पिटाइट। फर्स्ट टाइप को उसने सेग्रीगेशनल पिटाइट का नाम दिया बिकॉज ऑन क्रॉसिंग टू अ ग्रैंड स्ट्रेन। जब उसने सेग्रीगेशनल पिटाइट को ग्रैंड स्ट्रेन के साथ उसका क्रॉस किया, हाफ द एस्कोस्पोर्स गिव राइज टू ग्रैंडी कॉलोनीज एंड द अदर हाफ गिव राइज टू द पिटाइट कॉलोनी। ठीक है, तो उसने पहली जो टाइप थी उसको सेग्रीगेशन पिटाइट का नाम दिया, और सेग्रीगेशन पिटाइट को जब उसने ग्रैंडी स्ट्रेन के साथ क्रॉस किया अच्छा, तो उसने जब पिटाइट की जो फर्स्ट उसने टाइप निकाली वो सेग्रीगेशन पिटाइट था। उसने कहा कि जैसे सेग्रीगेशन पिटाइट को व्हेन ही क्रॉस्ड इट विद ग्रैंडी स्ट्रेन। ठीक है, ये इसको जब उसने क्रॉस किया तो जो आगे एस्कोस्पोर से जो आगे प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, तो उसने जो हाफ जो कॉलोनीज थी वो पेट्री डिश के ऊपर ग्रैंडी थे, यानी कि बड़े लार्जर कॉलोनीज थी, और हाफ जो कॉलोनीज थी वो पिटाइट थी। ठीक है, तो ये कौन सा था? सेग्रीगेशनल पिटाइट, यानी कि ये टोटली क्या कर रहा था? मेंडेलियन रूल को ही फॉलो कर रहा था। ये वो टाइप थी पिटाइट की। अच्छा, नेक्स्ट उसने क्या किया? अच्छा, मतलब जो हाफ था, तो इससे इसने अंदाज़ा किया दिस 1:1 मेंडेलियन सेग्रीगेशन ऑब्वियसली इंडिकेट्स दैट द पिटाइट फिनोटाइप इज़ ड्यू टू अ न्यूक्लियर म्यूटेशन इन दीज केसेस। ठीक है, कि सेग्रीगेशन जो पिटाइट राइज हुई है, इस सेग्रीगेशन पिटाइट के अंदर जो म्यूटेशन है वो न्यूक्लियर म्यूटेशन है, यानी कि इसके लिए जो जीन है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। दैट इज़ वाई इट इज़ इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन रूल। मेंडेलियन रूल के वो फॉलो करा था, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को उसने फॉलो किया, और 1:1 प्रोजेनी हमारे पास आई जब हमने सेग्रीगेशन को नॉर्मल जो ग्रैंडी कॉलोनी थी उसके साथ उसको स्ट्रेन के साथ जब उसको क्रॉस किया। द सेकेंड टाइप इज़ द न्यूट्रल पिटाइट। सेकेंड जो टाइप थी वो न्यूट्रल पिटाइट थी, विच इन किधर गया, crosses to a
Grandi strain give ascospores that all grow into Grandi colonies. A clear case of unipattern inheritance. ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या किया, न्यूट्रल पिटाइट को उसने ग्रैंडी पिटाइट स्ट्रेन के साथ क्रॉस किया। अच्छा, तो नेक्स्ट पिटाइट की दूसरी स्ट्रेन क्या थी या दूसरी टाइप क्या थी, न्यूट्रल पिटाइट। न्यूट्रल पिटाइट को जब उसने ग्रैंडी स्ट्रेन के साथ क्रॉस किया तो तमाम के तमाम जो प्रोजेनी के अंदर जो इसके एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हुए और उसने कॉलोनी बनाई, ऑल ग्रैंडी स्ट्रेन्स कॉलोनी। तो जितनी भी कॉलोनीज थी वो सारी ग्रैंडी थी। तो यहाँ पे तो टोटली क्या है, टोटली यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसको मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ये फॉलो नहीं कर रहा, पैटर्नल इनहेरिटेंस को ये फॉलो कर रहा है। और इस तरह से हमारे पास जो है टोटली हमारे पास मतलब पैटर्नल तो नहीं, हम मैटरनल पैटर्न नहीं कहते, यूनिपेरेंटल पेरेंटल इस तरह से कि हमारे पास एक पेरेंट क्या है, ग्रैंडी है, दूसरा पेरेंट क्या है, न्यूट्रल पिटाइट है। तो एक ही पेरेंट के जो फिनोटाइप है उसी को उसने फॉलो किया और एक ही जो है किस्म के स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस इधर से उसने एज्यूम किया। थर्ड टाइप जो पिटाइट थी वो उसके पास थी सप्रेसिव पिटाइट। सप्रेसिव पिटाइट which gives some ascospores that grow into Grandi colonies and some that grow into pitite colony। तो जब इसने सप्रेसिव पिटाइट को ग्रैंडी पिटाइट के साथ उसने क्रॉस किया और उससे जो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए, तो कुछ एस्कोस्पोर्स से जो था ग्रैंडी कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई और कुछ जो थी वो पिटाइट कॉलोनी जो वो प्रोड्यूस हो गई। द रेशो ऑफ ग्रैंडी टू पिटाइट इज़ वेरिएबल। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि हाफ हाफ नहीं था, मतलब ग्रैंडी और पिटाइट कॉलोनी की जो रेशो था वो वेरिएबल था, बट स्ट्रेन स्पेसिफिक, लेकिन स्ट्रेन उसकी स्पेसिफिक थी। सम सप्रेसिव पिटाइट गिव एक्सक्लूसिवली पिटाइट ऑफ स्प्रिंग्स इन सच क्रॉसेस। ठीक है, कुछ जो सप्रेसिव पिटाइट थे उन्होंने एक्सक्लूसिवली पिटाइट ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया इस क्रॉस में। दस द सप्रेसिव पिटाइट ऑब्वियसली शो अ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न एंड सम हाउ यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें भी यानी कि नॉन मेंडेलियन है, और नॉन मेंडेलियन इसलिए कि हाफ तो नहीं था ना, मतलब उसके रेशियो में डिफरेंस था, तो कुछ हद तक उसने पेरेंटल इनहेरिटेंस शो किया। अच्छा, यहाँ से देखिए थर्ड जो उसने पिटाइट की स्ट्रेन निकाली वो हमारे पास सप्रेसिव पिटाइट थी। सप्रेसिव पिटाइट को जब उसने ग्रैंडी स्ट्रेन के साथ उसका क्रॉस किया तो उसके जो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए, एस्कोस्पोर्स ने आगे जो कॉलोनीज प्रोड्यूस की, तो कुछ एस्कोस्पोर्स से जो था वो ग्रैंडी कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई और कुछ सम ऑफ द एस्कोस्पोर्स उससे प्रोड्यूस हुए पिटाइट कॉलोनीज। तो यहाँ उसने स्ट्रिक्टली ये नहीं था कि हाफ की मेंडेलियन रेशो को उसने फॉलो किया, तो इसलिए सम हाउ ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस उसने शो किया। अच्छा, तो अब आगे क्या है, इन अ yeast cross the two parental cells fuse and apparently contribute equally to the cytoplasm of the resulting diploid cells। ठीक है, आपको पता है कि yeast में क्या है, yeast यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो एक यूनिसेलुलर और दूसरा यूनिसेलुलर क्या होता है, ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक डिप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इसके अलावा मतलब फर्दर मोर द इनहेरिटेंस ऑफ द न्यूट्रल एंड सप्रेसिव पिटाइट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटिंग टाइप। और दूसरी बात हमने ये भी देखी कि यहाँ पे मेटिंग टाइप पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास सप्रेसिव और न्यूट्रल में हमने जो देखा कि ये नहीं था कि हमारे पास मेटिंग टाइप किसको फॉलो कर रहा है। तो इन दिस केस, इन दिस सेंस देन यीस्ट इज़ क्लियरली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जैसे क्लेमोडोमोनास की एग्जांपल में हमने देखा कि मेटिंग टाइप पे डिपेंड करता था कि वो MT प्लस और MT नेगेटिव हमने दो स्ट्रेन देखी। तो MT प्लस के साथ जो उसके जीन्स होते थे तो उसके मुताबिक ही उसकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की इनहेरिटेंस के मुताबिक होती थी। तो यहाँ पर ये केस भी नहीं है। ठीक है, नेवरदलेस सिंस देयर इनहेरिटेंस इज़ ऑब्वियसली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, लेकिन फिर भी हमारे पास इन दोनों बातें नहीं हैं। मतलब ये ना तो हमारे पास ये है कि
एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म ये प्रोवाइड कर रहा है, ये एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म ये प्रोवाइड कर, दोनों एक ही तरह के सेल्स हैं, इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म को इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पुकी के एग्जांपल में देखा था कि यीस्ट में एक जो पुकी था, अगर पुकी जो स्ट्रेन है वो हम फीमेल के तौर पर अगर उसको हम लेते हैं और वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो उसको हम फीमेल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर वो बात भी नहीं है, ठीक है, ये बात भी नहीं है। और दूसरा जब हमने क्लेमाडोमोनास की केस में देखा, मेटिंग टाइप के पे वो डिपेंड करता था। मेटिंग टाइप MT+ जो था वो फीमेल के तौर पर एक्ट करता था, और MT- जो था वो हम कह सकते हैं कि मेल के तौर पर एक्ट करता था। तो यहाँ पे ये दोनों बातें भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे पास हम ये इनहेरिटेंस पैटर्न देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को वो शो कर रहा है। द न्यूट्रल एंड सप्रेसिव टाइप्स हैव बिकम नोन एज द साइटोप्लाज्मिक पिटाइट। तो इसलिए हम न्यूट्रल और जो सप्रेसिव हमारी जो दो टाइप्स साइंटिस्ट ने आइसोलेट की और डिफ़ाइन किया, तो उनको हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक पिटाइट हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्मिक पिटाइट्स हैं, ये न्यूट्रल और सप्रेसिव, इनमें किस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स इन्वॉल्व हैं, कहाँ से पता चला, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़ाहिर है इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आउटसाइड, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो इसी से हमें फिर साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि हाँ वाकई ये जो 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 वो हैं स्ट्रेन्स, इनके लिए जो इनके जो करेक्टर्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के कंट्रोल में, जीन में के कंट्रोल में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द इन साइटोप्लाज्मिक पिटाइट द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ डिफेक्टिव, ठीक है, सप्रेसिव हो गया। और जो हमारा दूसरा हो गया कौन सा था, एक न्यूट्रल और सप्रेसिव, दोनों में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक पिटाइट हैं, इनके माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफेक्टिव होता है। बिकॉज दिस चेन इज़ responsible for ATP synthesis, peptide must rely on the less efficient process of fermentation to provide their ATP, ठीक है। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफेक्टिव है, तो इसलिए हम फिर कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ATP की सिंथेसिस अच्छी तरीके से नहीं हो सकती, और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो भी सही तरीके से नहीं हो सकेगा, लेस एफिशिएंट प्रोसेस होगा। तो इसलिए हमारे पास ये जो हैं अगर इस किस्म के जो वो हैं पिटाइट्स या जो एक्सकोस्पोर्स हैं, उनको जब हम, या जो स्ट्रेन्स हैं, इसको जब हम ग्लिसरॉल के ऊपर ग्लिसरॉल को एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करें और उस मीडियम पे इसको ग्रो करें, तो वहाँ पे ग्रोथ शो नहीं करते। नॉन फर्मेंटेबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है, इसकी फर्मेंटेशन आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि इस पिटाइट में हम देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका वो डिफेक्टिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये ग्रोथ शो नहीं करता जब इसको ग्लिसरॉल एज अ एनर्जी सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं। ग्लिसरॉल ईजीली मतलब ये नॉन फर्मेंटेबल एनर्जी सोर्स है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट, दीज पिटाइट शो नो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इन पिटाइट के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली पोजेस देयर ओन यूनिक प्रोटीन सीक्वेंसिंग apparatus consisting of a unique सेट ऑफ ट्रांसफ़र RNA, ठीक है। हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना एक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ऑपरेटस होता है, जिसमें अपना ही यूनिक किस्म के उसके ट्रांसफ़र RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूनिक राइबोसोम्स होते हैं, ऑल ऑफ विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ऑपरेटिंग आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोसोल, ठीक है। और ये जो है नॉन ऑर्गेनेल फेज ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये जो है जो न्यूक्लियर से ये डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव देयर ओन यूनिक माइटोकॉन्ड्रियल DNA। जो माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी ऑर्गेनिज्म में होता है उसमें अपना माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है, दैट
एज वेल बीइंग स्मॉलर इन अमाउंट, जो कि अमाउंट में तो स्मॉलर होता है, इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंट होता है। द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, mtDNA जिसको हम एब्रीविएट कर सकते हैं, ऑफ पेटाइट इज़ रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वाइल्ड टाइप। ठीक है, जो हमारे पास पेटाइट जो है वो जो हमारे पास वाइल्ड टाइप है उससे इसका डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टोटली डिफरेंट होता है। न्यूट्रल पेटाइट जो है वो टोटली लैक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, अब न्यूट्रल में हमने देखा था ना, न्यूट्रल पेटाइट को जब हमने नॉर्मल पेटाइट के साथ उसका क्रॉस किया था तो सारे के सारे मेरे पास ग्रैंडी कॉलोनीज प्रोड्यूस हुए थे। तो यहाँ पे न्यूट्रल पेटाइट के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिरे से बिल्कुल नहीं होता। जब बिल्कुल भी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो आगे इनहेरिट ही नहीं होगा। ठीक है, whereas suppressive peptides show altered base ratios compared with the grandi from which they spring। जबकि जो सप्रेसिव जो थे वो हमारे पास उधर हमने देखा था कि वहाँ पे हमारे पास रेशोज़ का डिफरेंट आ जाता था, मेंडेलियन उसको वो शो नहीं करता था। ठीक है, तो सप्रेसिव जो पेटाइड्स थे उसमें हमने देखा कि उसमें थोड़ा ये म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मौजूद होता है, और क्योंकि इसमें म्यूटेशन हुई होती है तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास यूनिपेरेंटल वो शो करेगा, और कुछ जो कॉलोनीज होंगी वो ग्रैंडी प्रोड्यूस होंगी, और कुछ जो है हमारे पास पेटाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो इस बेस पे फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो चीज़ है, मतलब जो पेटाइट कॉलोनीज़ हैं या इसका जो कंट्रोल है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसके अंदर इन्वॉल्व है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है हमारे पास कुछ जो स्ट्रेन्स हैं, मतलब ये तीन किस्म की जो स्ट्रेन्स हैं ये उसने डिफ़ाइन की। सेकेंड मेजर क्लास ऑफ यीस्ट म्यूटेंट जो उसने निकाला था वो antibiotic resistance mutants were initially recognized at the phenotypic level by their resistance to antibiotic supplied in the medium. For example, strains have been obtained that are resistant to chloramphenicol, CAP resistance, erythromycin ERY रेजिस्टेंस, ये डिफरेंट किस्म की रेजिस्टेंस टू डिफरेंट जीन एंटीबायोटिक ये स्ट्रेन उसने निकाली। दीज म्यूटेशंस ईच शो अ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, और जब भी इन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स को उसने नॉर्मल के साथ उसने वो किया, उसका क्रॉस किया, तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस ही हुआ। तो एग्जांपल उसने दी है क्रॉस बिटवीन ERY एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस और एरिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव। ठीक है, कि इसका ये म्यूटेंट है सेंसिटिव, तो उसको साथ जब उसने इसको क्रॉस किया, स्ट्रेन स्पेसिफिक नॉन मेंडेलियन रेशो इज सीन अमंग द रैंडम एस्कोस्पोर प्रोजेनी। ठीक है, तो किस तरह से उसने निकाला, यहाँ से पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये हमारे पास उसने क्रॉस किया कि ये हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस एस्कोस्पोर है, और ये दूसरा हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव। ठीक है, स्पोर नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये गेमीट्स हैं। तो जब ये दोनों अब ये है क्या, जो न्यूक्लियर म्यूटेंट मेटिंग टाइप है उसमें इसको स्मॉल ए या अल्फ़ा से शो किया हुआ है, और इसको शो किया हुआ है कैपिटल स्मॉल ए के साथ। ठीक है, और ये हैप्लॉइड एन का मतलब है हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड नंबर में हमारे पास इसके अंदर इसकी क्रोमोसोम्स हैं। जब ये दो हमारे पास फ्यूज़ होंगे तो हमारे पास ये प्रोड्यूस हो जाएगा साइटोहेट, जिसके अंदर हमारे पास डिप्लॉइड नंबर होगा क्रोमोसोम्स का, और जो न्यूक्लियर म्यूटेंट टाइप अलील हैं वो अल्फ़ा और स्मॉल ए दोनों होंगे ये, और एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस ये भी जीन भी गया है, और एरिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव भी गया है। अब ये जो हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है जाइगोट, ऐसे जो हाइफी बने गए, इस हाइफी के ऊपर सपोज ये हाइफी आ गया। ठीक है, इस हाइफी के अंदर ये सारे वो मौजूद हैं, और यहाँ पे बर्डिंग होगी,
और बर्डिंग के ज़रिए से यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो जब बर्डिंग होगी तो बर्डिंग के केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 ये डिफरेंट किस्म के बर्ड्स प्रोड्यूस हो गए। और इसमें से पहला जो है अब इसमें उसकी रेशियो तो ज़रा देखें। इसमें सम डिप्लॉयड बर्ड्स जो थे वो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये भी एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट आ रहे हैं और ये भी एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट आ रहे हैं। जबकि ये दो जो हैं ये हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव आ रही है, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव और एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट इनकी आगे जो सेग्रीगेशन है या उनकी जो इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो नहीं कर रहा, मतलब डिफरेंट रेशो में ये हमारे पास इसके जो है एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे बाकी जो आप देख रही हैं कि बाकी जो है हमारे पास इनका जो मतलब ये बाकी जो जीन्स हैं वो सारे उसको शो कर रहे हैं, मेटिंग टाइप है वो उसी को शो करेगा। आगे हम देखें, जब मियोसिस होगी इनके अंदर तो मियोसिस के ज़रिए से जब हमारे पास आगे अच्छा तो क्या आप देख रही हैं कि आगे मतलब यहाँ तो आपने देख लिया कि जब माइटोसिस होगी और माइटोसिस से हमारे पास जब ये माइटोटिकल डिवाइड हो गए तो हमने देखा कि जो एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस के जो जीन था ये हमारे पास मेंडेलियन रेशो को फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, कुछ जो थे वो ई आर वाई रेजिस्टेंट प्रोड्यूस हुए और कुछ जो थे वो ई आर वाई सेंसिटिव, यानी कि इनका रेशो डिफरेंट था मेंडेलियन से। लेकिन आगे जब इनमें मियोसिस हुई हर एक के अंदर, तो मियोसिस के ज़रिए से जब हमारे पास यहाँ पे एस्कोस्पोर्स जो प्रोड्यूस हुए हैं तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली हमारे पास सारे के सारे ये क्या आ रहे हैं, ई आर वाई रेजिस्टेंस, वो वही है जो यहाँ से ये आ रहा है पीछे से। लेकिन जो हमारे पास न्यूक्लियर मेटिंग टाइप अलील है अल्फ़ा और स्मॉल ए, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं मेंडेलियन रेशो को। हाफ जो है हमारे पास अल्फ़ा आ रहे हैं, हाफ जो है हमारे पास मेटिंग टाइप की आ रही है एलील की स्मॉल ए। इस केस में हम देखें, इस केस में भी जब मियोसिस हुई तो हाफ जो है हमारे पास अल्फ़ा, हाफ जो है हमारे पास क्या कहते हैं स्मॉल ए। लेकिन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिहाज से तो वो सेंसिटिव ही पीछे से आ रहा है। ठीक है, और सब में तकरीबन ऐसी सब के अंदर यही केस है। तो यहाँ से ये मालूम हुआ कि हमारे पास जो दो जीन हैं अंडर कंसिडरेशन, एक हमारे पास ई आर वाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और दूसरा न्यूक्लियर मैटिंग टाइप अलील। तो न्यूक्लियर मैटिंग टाइप अलील का हम देख रहे हैं कि वो इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, दैट इज़ वाई इट इज़ फॉलोइंग द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और सब में हमने हाफ रेशो में अल्फ़ा, हाफ रेशो में हमने स्मॉल ए को देखा। बट इन केस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ हमने देखा कि इट इज़ नॉट फॉलोइंग द मेंडेलियन रेशो, यानी कि 3 इधर हमारे पास रेजिस्टेंट और 2 हमारे पास सेंसिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि all the antibiotic resistant mutations pointing once again to their location in the extra chromosomal genome, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट म्यूटेशन से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी जो आगे इनहेरिटेंस पैटर्न है वो नॉन मेंडेलियन रेशो को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम के कंट्रोल में ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। थर्ड जो टाइप थी म्यूटेंट्स की वो थी द थर्ड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ द म्यूटेंट द MIT नेगेटिव म्यूटेंट्स। ठीक है, were last to be discovered and required the development of the special selective techniques. These mutants are similar to petite mutants in that they exhibit small colony size and normal electron transport chain functions. ठीक है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि स्मॉल कॉलोनीज प्रोड्यूस करता था और एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शन इसके अंदर था। बट दे डिफर इन दैट दे हैव नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन इनमें प्रोटीन सिंथेसिस जो थी वो नॉर्मल थी। जैसे कि पीछे हमने उसमें देखा था न्यूटन में कि उसमें और जो पीछे फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें हमने देखा था कि पिटाइट में वो प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस भी मानी होती थी, लेकिन यहाँ इस केस में इस म्यूटेंट में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। आर एबल टू अच्छा इन अ वे MIT म्यूटेंट्स आर लाइक पॉइंट म्यूटेशन पिटाइट। पॉइंट म्यूटेशन पिटाइट से क्या मुराद है
से मुराद ये है कि किसी एक पॉइंट पे इधर म्यूटेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो इसकी इनहेरिटेंस है MIT म्यूटेंट्स की, इट इज़ कंपेरेबल टू द पैटर्न शोन बाय द एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट टाइप, कि इसी तरह से अगर हम एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट की जगह हम यहाँ पे MIT नेगेटिव म्यूटेंट्स को लगते हैं और एक तरफ पॉजिटिव, तो इनकी इनहेरिटेंस इसी तरह से होगी कि हमारे पास कुछ जो है वो MIT प्लस प्रोड्यूस होंगे और कुछ जो है वो MIT नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से यहाँ से भी ये शो हुआ है कि दैट इज़ दे शो साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन एंड ऑल्सो पेरेंटल inheritance at meiosis. So students, this was all about the mitochondrial जीन इन यीस्ट, ठीक है। 3 किस्म के म्यूटेंट हमने इसमें देखे और देखा कि तीनों किस्म के जो म्यूटेंट जीन थे दे फॉलो द क्या कहना चाहिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है, और दे आर नॉट फॉलोइंग द मेंडेलियन रेशो। तो इससे हमें और फिर ये इनके जो वो थे जीन से वो कहाँ पे थे वो हमें इधर से पता चलने पॉइंट से कि ये हमारे पास इनमें माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जीनोम था, तो इसलिए ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को उसने फॉलो किया या ये यूनिपेरेंटल जो इनहेरिटेंस उसको शो किया। तो ये एक एग्जांपल थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।